यस बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। वेरी फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे पॉइंट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। राइट, पहले बता दो माइक्रो मतलब छोटा या बड़ा? छोटा। और मैक्रो मतलब हम लोग बड़े स्केल पे, इंडिया लेवल पे कोई चीज को स्टडी करते हैं। राइट, अभी मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी। ठीक है बच्चों, क्या करना है सुनो। सॉरी, देखो ये फीचर्स जब मैं एक्सप्लेन करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स तुमको अभी बताऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स पढ़ेंगे तो हमको कम टाइम लगेगा। राइट, ध्यान दो, कुछ भी लिखो मत, बाद में लिखो। यस प्लीज। ओके, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों देखते क्या क्या लिखा है। कुछ फीचर्स बहुत सेम है, रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो मैंने उसको एक जगह लिख दिया। यहाँ पे देखो क्या लिखा है। सबसे फर्स्ट लिखा है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। बच्चों इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब बहुत सिंपल है। अगर मान के चलो मैं खुद के इनकम को स्टडी कर रहा हूं, मेरा अकेले का इनकम कितना है, तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं। अगर मैं ये पढ़ रहा हूं नेशनल इनकम कितना है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। सही है, तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं कि अगर हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी कर रहे हैं। सही बात है। ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट कितने सिमिलर है, सेम ही पॉइंट है, खाली अलग उसका पॉइंट बन गया जबरदस्ती। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। स्लाइसिंग मेथड क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा? स्लाइस मतलब, सर वो कोल्ड ड्रिंक आता है ना स्लाइस, वो क्या होता है मीनिंग स्लाइस का? स्लाइस मतलब स्मॉल पार्ट। ठीक है, स्लाइस करना मतलब मैं टुकड़े कर रहा हूं कोई चीज का, मतलब स्लाइस कर रहा हूं बेसिकली। राइट, स्लाइस मतलब बेसिकली यहाँ पे इसको स्लाइसिंग मेथड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग पूरे चीजों को स्टडी नहीं कर रहे, एक छोटे से हिस्से को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्लाइसिंग मेथड। वेरी वेरी सिंपल बच्चों, देखो यहां स्लाइसिंग मेथड हम लोग बोलेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड आएगा। लंप मतलब बड़ा, स्लाइस मतलब छोटा। इसको और सिंप्लीफाई करें, ये अगर बूंदी है तो वो बूंदी का लड्डू है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बूंदी का लड्डू, और ये क्या, ये एक छोटी सी बूंदी है। सही है, तो बेसिकली बोलने का मीनिंग बहुत सिंपल है बच्चों, छोटे छोटे चीजों को स्टडी करते हैं, इसलिए इसको स्लाइसिंग मेथड बोलना है। उधर वाला टर्म अभी बता रहा हूं, क्या बोलेंगे वहां पे? लंपिंग मेथड। किसको? मैक्रो इकोनॉमिक्स को। इधर लिखा है ये इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है, वहां बोलना है एग्रीगेट यूनिट्स को स्टडी करता है। एग्रीगेट मतलब टोटालिटी में सब चीजों को स्टडी करता है। करेक्ट, ठीक है। उधर भी अलग से लिखा के दूंगा, बट हम लोग साथ में ही पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां क्या लिखा है? लिमिटेड स्कोप। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बहुत सारी चीजें वैसे सिखाता है, बट सारे के सारे पॉइंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं सिखाता है। बहुत सारे पॉइंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ने को मिलेंगे। यहां लिखा देखो, इन्फ्लेशन। मैंने कल पूछा भी था कि इन्फ्लेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, बताओ आंसर क्या है? मैक्रो में आएगा। क्यों? बड़ा कॉन्सेप्ट है, कैसे बड़ा हो गया? बड़ा नहीं बोलना चाहिए, यहां पे बोलना चाहिए जनरल टर्म है। अगर मैं बोल रहा हूं अपने देश में महंगाई बढ़ गई है, तो मैं कोई एक चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बोल रहा हूं कि हर एक चीज महंगी हो गई है। अगर हर एक चीज महंगी होगी मतलब मैं कंट्री लेवल की बात कर रहा हूं। राइट, अगर मैं बोल रहा हूं कोचिंग क्लास की फीस महंगी हो गई है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं इन जनरल महंगाई बढ़ गई है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन इज अ कॉन्सेप्ट विच इज नॉट स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स बट इट इज स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसलिए यहां लिखा गया है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेड स्कोप है, मतलब उसका एरिया काफी कम है, सेलेक्टेड चीजों को स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा जैसे कि डिमांड कहां आएगा, माइक्रो या मैक्रो? नॉर्मली डिमांड चीजों का माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। ठीक है, यूटिलिटी माइक्रो इकोनॉमिक्स, सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स, मार्केट जो भी हम लोगों ने सीखा है अलग अलग टाइप के मार्केट, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखा है, सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। बट कुछ एरियाज जैसे कि इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स। पावर्टी कल पूछा था मैंने, बताओ पावर्टी ये कंट्री का प्रॉब्लम है या सिर्फ एक पर्सन का ही प्रॉब्लम होता है? कंट्री का प्रॉब्लम है, तो पावर्टी इज एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, फिर से कंट्री लेवल का मैक्रो इकोनॉमिक्स। पॉपुलेशन कंट्री का मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम कंट्री का मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां लिखा गया है कि देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड है, वही है यहाँ पे। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ना, डिफ्लेशन मतलब प्राइसेस कम होना, एग्जैक्टली उल्टा होता है डिफ्लेशन में। राइट, ठीक है बच्चों, प्राइसेस कम भी होते हैं क्या? डिफ्लेशन अच्छा है, इन्फ्लेशन अच्छा है? दोनों में से क्या अच्छा है? ये क्वेश्चन पूछना ऐसा हो गया कि कौन सा ब्लड प्रेशर अच्छा है, हाई ब्लड प्रेशर अच्छा है या लो ब्लड प्रेशर अच्छा है? दोनों भी बुरे हैं।
दोनों भी बुरा है। इनफैक्ट लो ब्लड प्रेशर कुछ ज्यादा ही बुरा है, वैसे ही डिफ्लेशन कुछ ज्यादा ही बुरा है। डिफ्लेशन में क्या होता है पता है, पूरी इकोनॉमी स्लो हो चुकी है, किसी की चीज बिक ही नहीं रही है, और अगर मेरी चीज नहीं बिकेगी तो मैं चीजों का प्राइस कम करूंगा ताकि कोई तो कस्टमर आ जाए, राइट। इंडिया के केस में डिफ्लेशन रेयरली होता है, हम लोगों के कंट्री में इन्फ्लेशन ही ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, रीजन हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी है, बराबर। बट बच्चों इन्फ्लेशन रहो चाहे डिफ्लेशन रहो, ये सारे इश्यूज कंट्री लेवल के हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करोते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था बच्चों, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स कहां करोगे, ऑब्वियसली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। टू से माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड है। 3 पॉइंट्स अभी तक बताया, पहले 2 पॉइंट्स काफी सिमिलर थे। इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है और इसका नाम है स्लाइसिंग मेथड, उधर नाम बोला है लंपिंग मेथड, और उधर एग्रीगेट चीजों का स्टडी होता है, ऐसा बोलना है, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहां लिखा है 4th पॉइंट, प्राइस थ्योरी। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत पॉपुलरली प्राइस थ्योरी बोलते हैं। इनफैक्ट तुम लोगों को एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी। तुमको लिखने आना चाहिए, पहले समझ लो एग्जैक्टली क्या होता है प्राइस थ्योरी, ठीक है। ये देखो यहां पे क्या बता रहा हूं बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये हमें सिखाता है कि अलग अलग चीजों के प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, प्राइस कैसे डिसाइड हो गए, ठीक है। तो बच्चों प्राइस कैसे डिसाइड हो गई ये समझ में कैसे आएगा, वेरी सिंपल। तुम लोग बताओ, अभी इतने बार मैंने बताया, कोई भी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, बायर या सेलर, दोनों करते हैं। तो बायर क्या कंट्रोल करेगा, डिमांड, और सेलर सप्लाई को कंट्रोल करेगा। डिमांड का ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई का ग्राफ, दोनों के इंटरसेक्शन से हम लोगों को प्राइस समझ में आता है, ऐसा हम लोगों ने बहुत बार किया है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने कहां सीखी, डिमांड और सप्लाई के चैप्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कोई भी चीज की कीमत कितनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने कल ये भी बताया था कि जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका भी पूरा हिसाब माइक्रो इकोनॉमिक्स से सिखाता है। कौन से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बच्चों, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के लिए हम लोग क्या पे करते हैं, रेंट, लेबर को वेजेस, एंटरप्रेन्योर खुद लेगा प्रॉफिट एंड में, और कैपिटल अगर हम लोग किसी से लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करता है। ये सारी चीजें हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है, इसलिए ये फीचर में आ गया प्राइस थ्योरी, करेक्ट। 4 पॉइंट्स बताए मैंने, शुरुआत के 2 पॉइंट्स बहुत ही सिमिलर है, फिर था लिमिटेड स्कोप और अभी बताया प्राइस थ्योरी। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, ये नहीं समझते सच में जल्दी, और एक्चुअली ये अगर समझने में डिफिकल्टी होगी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स भी नहीं समझ में आएंगे। मैं दोनों साथ में बताऊंगा, पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। यहां लिखा है पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहां क्या लिखा है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। मैं दोनों साथ में एक्सप्लेन करता हूं, सभी लोग ध्यान दो, ठीक है। बाद में अगर तुमको लगता है इंपॉर्टेंट है तो लिख भी सकते हो, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए बोल रहा हूं, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और मैक्रो में भी ऐसा ही कुछ टर्म आएगा बट थोड़ा अलग है, ऑफकोर्स उल्टा है पूरा, ठीक है। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग टर्म यूज करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम। इधर टर्म यूज करेंगे जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बच्चों इसका मीनिंग प्लीज समझने की कोशिश करो, एग्जैक्टली मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होगा पता है, से इमेजिन करो, मैं तुमको है ना छोटे से इस डायग्राम से ये चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। सपोज ये स्क्वायर पूरी इकोनॉमी अपनी, दिस स्क्वायर इज इकोनॉमी, ठीक है, और यहां पे एक छोटा सा यूनिट है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो इस छोटे से यूनिट पे फोकस करता है, इस छोटे से यूनिट पे मेरा पूरा फोकस है, आई एम फोकसिंग ऑन दिस यूनिट, फोकस इज ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स। ये क्या होंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम होगा। सब कुछ नोट करना, अभी सिर्फ समझ लो अच्छे से क्या बता रहा हूं, ठीक है। बच्चों इधर क्या होता है पता है, जनरल इक्विलिब्रियम में दिस इज एक्चुअली लाइक अ साइकिल, ठीक है। साइकिल का मतलब क्या है, एक चीज है, इससे दूसरी चीज इंफ्लुएंस होगी, इससे तीसरी चीज इंफ्लुएंस होगी, फिर ये चौथी चीज को इन्फ्लुएंस करेगा, फिर ये पांचवी चीज को इन्फ्लुएंस करेगा, और ये फिर से पहली चीज को इन्फ्लुएंस करेगा। इन सिंपल लैंग्वेज मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है और कनेक्टेड भी है। मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल से, पूरा क्लियर होगा, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट करेक्ट समझ लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिखा है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, मतलब हम लोग सारी चीजों को भूल जाएंगे, एक ही चीज को ऑब्जर्व करेंगे। कल एक टर्म यूज किया था माइक्रोस्कोपिक स्टडी, मतलब
माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, हम लोग एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप। एग्जैक्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स भी वैसे ही, पार्शियल इक्विलिब्रियम। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर मान के चलो मैं मेरे इनकम का स्टडी कर रहा हूं, तो मैं भूल जाऊंगी बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। इसको और अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना तो तुमको समझ में आएगा। ओके बच्चों, एक स्टूडेंट है जिसने मेरे को बहुत वैलिड डाउट पूछा था, इनफैक्ट हर बैच में ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं, बट ये तुम लोग ऑब्जर्व करो, मेरे को एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करो। लॉ ऑफ डिमांड सबको पता है बच्चों? लॉ ऑफ डिमांड पता है क्या? ये कहां पूछ रहा हूं मैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा हो गया, एंड वाले चैप्टर में पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड। अल्फ्रेड मार्शल अंकल ने बोला है कुछ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, बताओ अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है? अगर कोई भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और अगर कोई भी चीज का प्राइस कम होगा तो डिमांड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई ये भी सेम इंसान ने बोला है, अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई में अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ेगा, और प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होगा। नो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन में पूछ रहा हूं बच्चों। मैं बिजनेसमैन हूं, ठीक है, सप्लाई में मैं कौन हूं? मैं सप्लायर हूं। सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूं, आई एम सप्लायर। थोड़ा सप्लायर का एंगल लगाओ यहाँ पे, और एक सिंपल सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के तुमको आंसर करना है इसका। अगर सपोज मेरे चीज की कीमत बढ़ती है तो मैं सप्लाई बढ़ाना चाहिए क्या? हाँ या ना? अल्फ्रेड मार्शल ने तो ऐसे ही बोला है। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है? अगर आप बिजनेसमैन हो और अगर आपकी चीज की कीमत बढ़ती है तो आपको सप्लाई भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा सप्लाई, प्राइस बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ाओ। नाउ आई वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर करो बच्चों। अगर मेरी चीज की कीमत बढ़ रही है तो मेरे चीज की डिमांड कम हो रही है। देखो ना जरा बाजू में क्या हो रहा है डिमांड के साथ। प्राइस अगर बढ़ेगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे? कम। और मैं पागलों जैसे सप्लाई बढ़ा रहा हूं। देखो ना क्या हो रहा है, पूरा उल्टा हो रहा है। लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये चीज महंगी लग रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस ज्यादा है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, बट मैं सप्लाई क्यों बढ़ा रहा हूं? फिर सप्लाई तो कम करना चाहिए, बट यहां पे तो सप्लाई बढ़ाने के लिए बोला है। ये तो कुछ उल्टा ही बोल दिया अल्फ्रेड मार्शल ने। अगर एक पे स्टडी करे तो दूसरे का एप्लीकेशन नहीं करना है, ऐसा है क्या? मतलब अगर इसको सच में मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा ना बच्चों, तो क्या होगा? मैं क्लासेस की फीस बढ़ाऊंगा और मैं ज्यादा क्लासरूम्स और बेंचेस भी ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई भी बढ़ाओ। सप्लाई मतलब मेरे को ज्यादा बेंचेस रखना पड़ेगा, ज्यादा बच्चों को बिठाने के लिए। बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे क्योंकि फीस ज्यादा है। उल्टा हो गया ना। कभी किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया ये तुम लोगों के बैच में से। कितना वैलिड क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल इसको कैसे एक्सप्लेन करते, प्लीज सुनो। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं देखो भैया, जब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ोगे तो लॉ ऑफ डिमांड को बीच में मत घुसेड़ो। लॉ ऑफ डिमांड अलग है, लॉ ऑफ सप्लाई अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम लोग कंज्यूमर के एंगल से पढ़ते हैं, और जब हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो हम लोग सप्लायर के एंगल से पढ़ते हैं। मतलब जब एक चीज पे फोकस करे तो उसी पे फोकस करो, दूसरे चीज पे ध्यान नहीं होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक स्टडी उसी को तो बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम। मैं एक चीज को पढ़ रहा हूं, मैं बाकी सारी चीजों को इग्नोर करूंगा या कांस्टेंट रखूंगा। लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई की शुरुआत वैसी होती है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मतलब मेरे को बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखना है और एक ही चीज पे मैं फोकस कर रहा हूं। समझा क्या? हर लॉ की शुरुआत ऐसे क्यों होती है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, राइट? ये अगर अजम्पशन भूल जाओगे पूरा मीनिंगलेस बन जाएगा। अगर मैं मार्केट में किसी को प्रैक्टिकली ये दोनों भी लॉ का इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, हंसेंगे वो लोग। कुछ भी सिखाते हैं सच में भी देखो ना, प्रैक्टिकली को ऐसा करेगा ही नहीं। बिकॉज प्रैक्टिकली क्या करते हैं हम लोग डिमांड और सप्लाई को मिक्स करके प्राइस डिसाइड करते हैं। हम लोग आइसोलेशन में थोड़ी ना सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई को अप्लाई करते हैं। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। और ये चीज भी अल्फ्रेड मार्शल ने क्लियर की बाद में। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, पहले डिमांड का लॉ बताया, फिर सप्लाई का लॉ बताया, फिर इन्होंने ही ये बताया देखो हमको दोनों भी मिक्स करना पड़ेगा। डिमांड का ग्राफ नीचे, सप्लाई का ग्राफ ऊपर, दोनों मिलके प्राइस को डिसाइड करो। अकेले से प्राइस डिसाइड नहीं होता है।
दैट इज द ब्यूटी ऑफ बोथ द लॉस। अब मैं क्या बता रहा हूं, मेन मुद्दे पे आते हैं। ये देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अगेन, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगेन व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम, जब कोई चीज पे फोकस करोगे सिर्फ उसी चीज पे फोकस करो, बाकी सारी चीजों को करो इग्नोर। अगर हर एक चीज को कंसिडर करते बैठोगे तो लॉ मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई भी चीज इनफैक्ट। सही बात है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू, तीनों भी लॉस की शुरुआत वैसे ही होती है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ये लिखना जरूरी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, तुम लोगों ने नहीं लिखा है फर्स्ट लाइन, तो तुम लोगों के मार्क्स कट हो सकते हैं, बिकॉज वो लॉ कुछ भी सेंस नहीं बनाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। सही है, ठीक है। तो बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, मतलब एक पार्ट पे ही फोकस करे, बाकी सारी चीजों को इग्नोर किया। ये समझ में आया? पक्का? अब हम लोग इसका एग्जैक्ट उल्टा देखेंगे जो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स लिखा होगा तो फिर से नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी डिटेल में बता रहा हूं। ओके देखो, ये जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जनरल इक्विलिब्रियम में हम लोग कभी ऐसा नहीं करते कि एक ही चीज पे ध्यान दे रहे और बाकी सब चीजों को इग्नोर करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक चीज दूसरे चीज से जुड़ी हुई है। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन तुमको पूछता हूं, इसका आंसर करो, तुम लोग सोच समझ के आंसर करना। बच्चों दो कॉन्सेप्ट में यहां लिख रहा हूं, एक है पॉपुलेशन और दूसरा है पावर्टी। ये एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा और बड़ा एग्जांपल भी दूंगा, पूरा क्लियर करूंगा कॉन्सेप्ट, बट एक क्वेश्चन का आंसर करो। पॉपुलेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा या माइक्रो इकोनॉमिक्स में? पॉपुलेशन, कंट्री का पॉपुलेशन, मतलब किसका कॉन्सेप्ट है? ये ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा पावर्टी, पावर्टी भी कंट्री की गरीबी, मतलब ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा ऑब्वियसली। ये दोनों भी कॉन्सेप्ट बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही पार्ट है। ओके आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये सोच के बताओ जरा, पॉपुलेशन के वजह से अपने देश में गरीबी है, पावर्टी है, या गरीबी के वजह से अपने देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है? पॉपुलेशन की वजह से गरीबी है। अच्छा गरीबी की वजह से पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है क्या? आई विल एक्सप्लेन यू, दिस इज एन इनफिनिट लूप और हम लोग फंस चुके हैं। अब मैं बताता हूं गरीब लोगों की सोच क्या होती है। जो पर्सन गरीब होता है वो सोचता है यार बड़ी फैमिली रहेंगी तो ज्यादा लोग पैसे कमाएंगे। बाप रे इतना गुस्सा। ओके फिर से बता रहा हूं, जो लोग गरीब होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा बड़ी फैमिली मतलब ज्यादा लोग पैसे कमा के लाके देंगे। तो अगर पावर्टी है तो ऑटोमेटिकली ज्यादा बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा पैसा, और इससे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो प्रॉब्लम क्या होगा? सबको जॉब नहीं मिलेगा, सबको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने देश का पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अगर सबको जॉब नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, मतलब पॉपुलेशन से गरीबी बढ़ रही है और गरीबी से पॉपुलेशन, तो ये इंटरकनेक्टेड है। अब मेरे को बताओ इसमें से एक चीज को तुम दूसरे से अलग कर सकते हो क्या? नॉट पॉसिबल। वही तो बताया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर चीज का लिंक कोई दूसरे चीज से है। इनफैक्ट तुम लोग कोई भी नाम ले लो, कोई भी कॉन्सेप्ट बता दो, मैं उसको पॉपुलेशन से जोड़ के बताता हूं। से फॉर एग्जांपल सपोज कोई बोल रहा है कि सर अपने कंट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, क्यों सर? मैं बोलूंगा इसका भी लिंक पॉपुलेशन से। कैसे? आई विल एक्सप्लेन। बच्चों अगर देखो इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस ज्यादा है, अपने कंट्री में कोई भी चीज की कीमत ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिमांड। पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या डिमांड ज्यादा होगा? हाँ या ना? फैमिली में ज्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होगा। अगर कोई भी चीज का बहुत एक्सेसिव डिमांड कंटिन्यूसली है तो क्या होगा? डिमांड बढ़ रहा है। मतलब अभी अल्फ्रेड मार्शल अंकल ने हमें बताया है प्राइस कैसे डिसाइड होता है, दिस इज डिमांड दिस इज सप्लाई, दोनों का इंटरसेक्शन यहां से निकलेगा प्राइस। ये है डिमांड का ग्राफ, ये है सप्लाई का ग्राफ। डिमांड कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन अपना कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। अगर डिमांड बढ़ते जाएगा बच्चों तो डिमांड का ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। इट मींस अपने कंट्री में चीजों की कीमत हमेशा बढ़ती ही जाएगी, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज एक्चुअली प्रॉब्लम। महंगाई प्रॉब्लम है, उसका रीजन पॉपुलेशन। अगेन बताओ क्या हम लोग पॉपुलेशन को अलग कर सकते हैं इन्फ्लेशन से? आंसर इज नो, बिकॉज दीज बोथ आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, एक और प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो अभी मैंने क्लियर भी कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट का भी गहरा कनेक्शन है पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ेगी, हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। एवरीथिंग इज एक्चुअली कनेक्टेड विद एवरीथिंग एल्स। हर एक चीज का कनेक्शन कोई दूसरे चीज से, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं?
जनरल इक्विलिब्रियम मतलब मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम पे कि मैं एक ही चीज पे फोकस करूं बाकी चीजों को इग्नोर करूं. यू कैन नॉट डू दिस. क्यों? क्योंकि हर एक चीज का कनेक्शन एक दूसरे से, हर चीज का कनेक्शन एक दूसरे से है. अगेन बच्चों एक बहुत ही सही साइकिल है, मैंने ये एक्सप्लेन भी किया था. ठीक है, मैं बट अभी फिर से तुमको बता रहा हूं. देखो एक लास्ट एग्जांपल दूंगा यहाँ पे. ओके फिर से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे फिर. ओके देखो अभी अपने कंट्री का बेसिक साइकिल कैसा है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम बैंक. बैंक क्या करती है, बैंक लोगों को लोन देती है. लोन कौन लेता है? बिजनेसमैन. बिजनेसमैन लोन लेके क्या करता है? इन्वेस्ट करता है. इन्वेस्ट किधर करता है? फैक्ट्रीज में. अगर वो फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करेगा तो उसको ज्यादा लेबर लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि फैक्ट्रीज में तो लेबर लोग काम करते हैं. अगर लेबर लोग काम करेंगे तो इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. अगर इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ये पैसा कमाएंगे. पैसा कमाएंगे तो इनका इनकम होगा. इनकम होगा तो ये खर्चा भी करेंगे. खर्चा करने के बाद जो बचता है इनकम से उसको बोलते हैं सेविंग्स. अगर ये लोग सेविंग्स करेंगे तो सेविंग्स का पैसा कहां जमा करेंगे? बैंक में. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल साइकिल. कोई भी चीज को हिला दो पूरी चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी. कैसे मैं बताता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना. बच्चों देखो अभी लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ है बताओ. लॉकडाउन के टाइम पे लोगों के बिजनेस चल रहे थे क्या? नहीं. तो कोई भी बिजनेसमैन क्या हिम्मत करेगा लोन लेने की? नहीं. तो अगर सपोज बिजनेसमैन कम लोन ले रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट कम करेगा. फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कम मजदूर लोगों की जरूरत होगी. एम्प्लॉयमेंट लेवल गिर जाएगा, लोगों का इनकम कम हो जाएगा. इनकम कम होगा तो इनका सेविंग कम होगा, ये बैंक में पैसा कम जमा करेंगे. बैंक के पास पैसा ही नहीं बिजनेसमैन को लोन देने के लिए. पूरा साइकिल हो गया स्लो. एक चीज को मूव करो बाकी सारी चीजें मूव होगी. राइट? जिक्सॉ पजल पता है, उसमें एक भी चीज अगर मैं हटा दूंगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा. एग्जैक्टली अपना देश भी ऐसा ही है. अब इसमें से कोई भी एक चीज को अगर मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूं बाकी सारी चीजें ट्रैक पे आएगी. गवर्नमेंट को पता है कि ऐसा हो रहा है अपने कंट्री में. कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस किए. गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को ज्यादा पैसे छापो. अगर आरबीआई ज्यादा पैसे छाप के बैंक को ज्यादा पैसे देगी तो बैंक के पास पैसे ज्यादा हो गए, बैंक लोन ज्यादा भी देगी और सस्ते में भी देगी, क्योंकि जो चीज का सप्लाई ज्यादा है वहां पे प्राइस भी कम होता है. इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, सस्ते में लोगों को लोन दे रहे हैं. अगर सस्ते में मेरे को लोन मिल रहा है आसानी से तो मैं ज्यादा लोन लेने की हिम्मत करूंगा. अगर मैं लोन ले रहा हूं इन्वेस्टमेंट भी करूंगा, फैक्ट्रीज और सेट करूंगा, लेबर लोगों को जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनका इनकम बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा, ये लोग और पैसा बैंक में रखेंगे. फिर से हो गया इकोनॉमी ट्रैक पे. कितना सही है. हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. कहां होगा ये? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं डिमांड पढ़ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सप्लाई को तू चुप बैठ. क्यों? बिकॉज अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. इधर ऐसा नहीं है, इधर हर एक चीज का कनेक्शन है. तो यहां दो कॉन्सेप्ट ये तुमको समझ में आएंगे बच्चों. फिर से पूछ रहा हूं, देखो यहां पे क्या लिखा है. सी इधर लिखा है मैंने पार्शियल इक्विलिब्रियम, मतलब एक ही चीज पे फोकस करो. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो गया जनरल इक्विलिब्रियम, मतलब हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. इट इज लाइक अ साइकिल. इज दिस क्लियर? पक्का? ठीक है. अब तो 100% क्लियर होने चाहिए बच्चों. काफी सारे एग्जाम्पल्स मैंने बोले, लिखने का टाइम दूंगा बट रुक जाओ. अभी मैंने बोला देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या लिखा है इसके नीचे. अभी कितने इजीली अपने को समझ में आएगा. क्या लिखा है? पार्शियल इक्विलिब्रियम हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट आइसोलेट्स इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस. दूसरे चीजों से हम लोग इसको अलग करते हैं, एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है. ओके अच्छा 3 पॉइंट्स बचे, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ पढ़ लो, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू, हर लॉ के अजम्पशंस है. लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशंस है, लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशंस है, लॉ ऑफ डिमांड के भी अजम्पशंस है. राइट? तो यहां वही लिखा है कि हर एक चीज कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होती है. बगैर अजम्पशंस के कोई भी लॉ सक्सेसफुल होता ही नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स में. राइट? तो ये दिखा है देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट लाइन वही मैं तुमको बता रहा हूं. सिट्रस पैरिबल्स, इसका मीनिंग होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. ये मैंने बताया नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट मैं तुमको अभी क्लियर कर रहा हूं. सिट्रस पैरिबल्स ये एक ऐसा फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि हम लोग बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रख रहे हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर एग्जाम में कोई भी लॉ तुमको पूछता है तो तुमको क्या करना है, तुमको पहले ये लाइन लिखना है. या तो सिट्रस पैरिबल्स लिखो या फिर अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम लिखो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट लिखो. अभी मैंने बताया लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे तो सप्लाई को कांस्टेंट रखो, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे तो डिमांड को कांस्टेंट रखो. सारी चीजों को कांस्टेंट रख के एक ही चीज पे फोकस करते हैं. तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होता है हमेशा. ठीक है. माइक्रो इकोनॉमिक्स के और भी बहुत सारे अजम्पशंस है, जैसे कि लेजिस फेरी पॉलिसी. लेजिस फेरी पॉलिसी बच्चों ये मैंने तुमको बताया था, मैंने ऐसा तुमको क्लियर किया था क्या कि दुनिया के जितने भी कंट्रीज है वो इन 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं. या तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नहीं तो सोशलिस्ट इकोनॉमी,
नहीं तो मिक्स्ड इकोनॉमी। ये बताया था क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल है यूएसए, जहां हर चीज का फ्रीडम होता है, ठीक है। लेजिस फेरी पॉलिसी इज एक्चुअली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब हर एक चीज गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। बोलो कौन सा ऐसा कंट्री जहां पे हर एक चीज गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है? ज्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो हम लोग रशिया को बोलते हैं एक्चुअली, राइट। मिक्स्ड इकोनॉमी में एग्जाम्पल है इंडिया। जब भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम लोग एक अजम्पशन पे ये पूरे चीजों को स्टडी कर रहे हैं। अजम्पशन ये है कि हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अज्यूम कर रहे हैं कोई भी देश को। कौन सा इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब जहां पे हर एक चीज का फ्रीडम होता है लोगों को, और प्राइस डिसाइड कौन करता है? इसलिए लोग ही डिसाइड करते हैं आपस में, कंज्यूमर एंड सेलर दोनों मिलके प्राइस को डिसाइड करते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर करो, सोशलिस्ट इकोनॉमी में बच्चों में जब से बोल रहा हूं, प्राइस कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो, सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये वाला ग्राफ एप्लीकेबल होगा क्या? काय का डिमांड, काय का सप्लाई, गवर्नमेंट डिसाइड करी ये कीमत है, तुमको खरीदना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं रशिया में अगर जाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं है ज्यादा। इंडिया में अगर मान के चलो मेरे को कोई चीज पसंद नहीं है, मैं खरीदूंगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। वहां पे एक ही तो पर्सन बेच रहा है, जो है गवर्नमेंट। प्राइस कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये सारे ग्राफ्स एप्लीकेबल नहीं होते। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ोगे, अज्यूम करो कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसको हम लोग बोलते हैं लेजिस फेरी पॉलिसी। तो ऐसे कुछ एजम्पशंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। लास्ट के 2 पॉइंट्स अगेन, बट दीज आर वेरी सिंपल। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर करो, तुम लोगों ने क्या मोनोपोली नाम का मार्केट सीखा है? मोनोपोली में कितने सेलर्स होते हैं? एक ही सेलर होता है, ठीक है। क्या तुम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन सीखा है? परफेक्ट कंपटीशन में कितने लोग होते हैं? बहुत ज्यादा बायर्स होंगे, बहुत ज्यादा सेलर्स होंगे। परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल भी मैंने तुम लोगों को बताया है, जो है वेजिटेबल मार्केट, सब्जी मंडी, बराबर। मोनोपोली का एग्जांपल इंडियन रेलवेज, एक ही सेलर है, बराबर। तो ये जो भी टाइप्स है मार्केट के बच्चों, मोनोपोली हो गया, परफेक्ट हो गया, एक और है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। सोप मार्केट, साबुन का मार्केट, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया तुम लोगों को लेक्चर्स में। ये सारे मार्केट के टाइप्स जो है ना, ये हम लोग कौन से लेवल पे स्टडी करते हैं? अगेन आंसर विल बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारे चैप्टर्स किए बच्चों, एटलीस्ट वो तो लॉजिक लगाओ, बराबर, ठीक है। और लास्ट क्या लिखा है? यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। बच्चों एक चीज मैंने तुमको बहुत पहले से ढिंडोरा पीट के बताई है कि तुम लोगों को अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे ये लिखना है कि मार्जिनल, ये वर्ड का मीनिंग क्या है? मार्जिनल मीन्स वन एडिशनल यूनिट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। बच्चों बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज करके डिसीजंस लेते हैं, बराबर। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुमको पूछा, देखो यहां पे देखो मार्जिनलिज्म कॉन्सेप्ट को मैं कैसे यूज करूं। मान के चलो सपोज मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने क्लासेस के लिए एक मशीन यूज करूं जिससे मैं प्रिंट आउट निकाल सकूं, या फिर हम लोग फोटोकॉपी निकाल सकें, जिसको हम लोग जेरोक्स मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। ये मशीन खरीदूं या नहीं खरीदूं, कैसे डिसीजन लूं? क्या सोच के डिसीजन लूं? क्या सोचना चाहिए? खुद को 2 सिंपल से सवाल पूछो, ठीक है। इसका कॉस्ट कितना है एडिशनल, मेरे को एक्स्ट्रा जेब से कितना देना पड़ेगा, और इसका मेरे को एडिशनल बेनिफिट कितना है, इसका मेरे को एडिशनल फायदा कितना मिलेगा, ठीक है। सपोज मान के चलो मेरे को ना 1 लाख रुपए का खर्चा लग रहा है, बट इससे मैं 2 लाख रुपए बचा सकता हूं, तो मेरा नेट फायदा कितना है? 1 लाख का। तो मेरे को ये मशीन खरीदना चाहिए। उल्टा कर दो, सपोज 2 लाख का खर्चा बट 1 लाख ही बच रहा है, तो मत खरीदो, ठीक है। मतलब हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने यहां पे मार्जिनलिज्म कॉन्सेप्ट यूज किया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्जिनल? एडिशनल यूनिट। एक एक्स्ट्रा चीज खरीदने का एक्स्ट्रा खर्चा कितना है, एक एक्स्ट्रा चीज खरीदने का फायदा कितना है, तो उससे मैं डिसीजन लूंगा। और हम लोग कितने बार प्रैक्टिकली करते हैं, बराबर। कोई भी पर्सन ऐसे डिसीजन ले सकता है बच्चों, तो इसलिए यहां पे वही लिखा है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल मतलब ये रूल है, जब भी हम लोगों को कुछ डिसीजन लेना है तो हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा खर्चा कितना, एक्स्ट्रा इनकम कितना। वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो ये हम लोग हर जगह यूज करते हैं, ये है सारे फीचर्स
माइक्रो इकोनॉमिक्स से। सारे पॉइंट्स वैसे मैंने यहाँ पे बता दिए, बट मेरे को लगता है बच्चों कि तुम लोगों ने ना ये वाला पॉइंट पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम जो मैंने बताया वो तुम लोगों ने बिल्कुल नोट करना चाहिए यार, ठीक है। सो डू वन थिंग, नोट दैट पॉइंट, उसके बाद में तुम लोग जा सकते हो दिस पॉइंट।